हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके बीच में एक लीगल अपडेट को लेकर हाजिर हूं। देखिए, हमारा जो लीगल प्रोफेशन है वो एक तो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट और साथ ही साथ में एडवोकेट एक्ट के तहत क्या होता है, गवर्न है जो होता है। अब लीगल प्रैक्टिशनर जो है प्रोफेशन जो है ना, उसके अंदर रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है। समय समय पर कई बार इसमें चेंजेज होते रहते हैं और ऐसा ही एक अमेंडमेंट, ऐसा ही एक चेंज इस बार है जो हुआ है। लेकिन वो चेंज क्या हुआ है उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना। कहानी ये है कि एक कोर्ट प्रीमाइसिस के बाहर एक व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति जिसने सफेद शर्ट पहना हुआ है, ब्लैक कोट पहना हुआ है, ब्लैक पैंट पहनी हुई है, ब्लैक फॉर्मल सूट पहने हुए है, लेकिन वो एक ऑफिशियल वकील नहीं है। अब यहां पर ये मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूं, यानी कि वो सिर्फ इसलिए वो प्रिटेंड कर रहा है खुद को, ताकि कोई भी दूसरा पर्सन जो है, जो वहां पर अपना कोई भी केस लेकर आए, कोई भी फरियाद लेकर आए, तो उसको वो खुद के सामने, उनके सामने क्या कर, खुद को प्रिटेंड करवाए कि ही इज एन एडवोकेट, और ताकि वो एक एम्प्लॉयमेंट गेन कर सके, है ना, एम्प्लॉयमेंट नियोजन, ताकि वो क्या कर सके, कुछ कामकाज है जो प्राप्त कर सके। अब ये जो व्यक्ति है ना, इस तरीके से एकदम शूट बूट पहन के खड़ा है, वो या तो क्या है, एक फर्जी वकील है, या फिर किसी न किसी इस्टेब्लिश्ड वकील साहब का हो सकता है एक एजेंट हो, और या फिर हो सकता है एक चीटर हो, एक फ्रॉड हो, है ना। तो वो क्या करता है, पर्सोनेटिंग द एडवोकेट, वो लीगल प्रैक्टिशनर को क्या करता है, पर्सोनेट करता है, प्रतिरूपित करता है। अब ये काफी टाइम से मुद्दा चल रहा था, आपने कई बार ऐसी खबरें सुनी होगी कि भाई इतने जो है ऐसे कई सारे वकील जो एक तरीके से प्रैक्टिस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो उनके उनके नाम से कोई और अपना काम चला रहा है, उनके नाम से कोई और अपना काम है जो चला रहा है, तो वो हो गए। या फिर मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति जो अपने आप में क्या है कि एडवोकेट नहीं होने के बावजूद जो है खुद को एडवोकेट प्रिटेंड करते हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए ये अमेंडमेंट आपके बीच में लाया गया है। अब यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, शब्द का नाम है टाउट। ठीक है, इस शब्द को हम TOUT इस वर्ड से जो कंसीडर करेंगे। टाउट का मतलब क्या होता है, ये भी इस अमेंडमेंट के अंदर समझाया गया है। तो एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर चेंजेस किए गए हैं इस कानून के तहत। तो आइए पूरा का पूरा इस कानून को समझने की कोशिश भी करेंगे, और साथ ही साथ एक डायग्रामेटिक कन्वर्जन भी करेंगे कि आखिर ये अमेंडमेंट कहना क्या चाहता है। आप में से जिन कैंडिडेट को जानकारी नहीं, मैं बताना चाहता हूं, 1961 ये वही समय है जिस समय इनकम टैक्स एक्ट भी बना था। उसी समय एडवोकेट एक्ट 1961 जो है वो इनफोर्स किया गया था। उससे पहले हमारे देश के अंदर लीगल प्रैक्टिशनर कानून तो गवर्न कर ही रहा था, उसके अलावा और कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो इस वकालत के प्रोफेशन को क्या करे, स्पेसिफिकली गवर्न करे। राइट, चलिए, तो अब यहां पर क्या क्या चेंजेज हुए हैं इस कानून के तहत उस पर बातचीत करते हैं, और साथ ही साथ और भी कई डिपार्टमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने यहां पर क्या कर रखा है, प्रेसिडेंट के असेंट कर दिए 8 दिसंबर को, यानी कि एक दिन पहले ये कानून है जो आ रखा है। इस कानून का नाम है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसको एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 कहा जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेट नोटिफाई करेगी उसको ये इफेक्टिव है जो होगा। यहां पर ये मेन सारा का सारा सेगमेंट है। एक्चुअल में क्या है, सेक्शन 45 के बाद में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 45A। तो इस 45A में कौन कौन सी बातें लिखी हुई है वो मैं आपके सामने अभी इसको जूम आउट करके प्रेजेंट करता हूं। हाँ, ये देखिए, ये है हमारा यहां पे कानून। जब मैं ये सेशन ले रहा हूं तब तक इसकी एग्जैक्ट हिंदी वर्जन की कॉपी जो है ऑफिशियली अवेलेबल नहीं हो पाई है, इसीलिए इस सेशन को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, और इसका PDF जो है वो आपको मैं लिंकिंग लॉज तनसुख सर टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करूंगा। अब देखिए, तो यहां पर क्या किया गया, एक सेक्शन है जो इंसर्ट किया गया, उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 45A। यही वो सेक्शन है जो सारा का सारा खेल है जो खेलने वाला है। अब देखो, इस सेक्शन के अंदर पावर टू फ्रेम एंड पब्लिश द लिस्ट ऑफ टाउट्स, तो यहां पे इसका मतलब क्या होता है, टाउट्स कह दो, कुछ प्रोनाउंस में टॉट्स भी कह सकते हैं इसको आप, है ना, तो अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर इन्होंने सेक्शन 45A में एक दो नहीं बल्कि 7 अलग अलग सबसेक्शन जो है यहां पर मेंशन कर रखे हैं, और 7 सबसेक्शन के अंदर सारी बात समझाई है। और इसका जो सबसेक्शन नंबर 7 है, ये जो सबसेक्शन है सेक्शन 45A का सबसेक्शन नंबर 7, इसने क्या कर रखा है, कुछ शब्दों को समझाया है। तो इसमें जैसे इन्होंने जज का मीनिंग समझाया है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब क्या होगा वो एक्सप्लेन कर रखा है, रेवेन्यू ऑफिस का मतलब क्या होगा ये एक्सप्लेन कर रखा है, और एक्सप्लेन कर रखा है TOUT यानी कि टॉट, टॉट कह दो, टाउट कह दो, है ना। आप इसको सामान्य भाषा में समझ लो, फर्जी वकील।
यहां पर इस शब्द को इन्होंने क्या कर रखा है, एक्सप्लेन है जो कर रखा है। और क्या लिखा है जरा समझते हैं, आइए जरा। यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई जो कोई भी वो प्रोक्योर इन कंसिडरेशन ऑफ एनी रेम्युनरेशन मूविंग फ्रॉम एनी लीगल प्रैक्टिशनर। अब देखो, जो कोई व्यक्ति क्या करता है रेम्युनरेशन के बदले, कैसा रेम्युनरेशन, जो कि किसी मूविंग फ्रॉम एनी लीगल प्रैक्टिशनर, किसी लीगल प्रैक्टिशनर से हो सकता है उसको प्राप्त हो रहा हो, तो वो प्रोक्योर द एम्प्लॉयमेंट, देखो ब्रैकेट में डाल के, हम एक बार ब्रैकेट में लिखी बात को स्किप करेंगे, फिर इसको बेरेट को ऑब्जर्व करने का, बेरेट को रीड करने का भी एक तरीका होता है, और इसी तरीके के तहत इस्तेमाल किया जाता है ब्रैकेट मेथड। तो ब्रैकेट मेथड के तहत हम लोग क्या इस बात को स्किप करते हैं और मेन सेगमेंट को पढ़ते हैं। थोड़ा मैं इसको और जूम आउट करूंगा ताकि हम इसके लिए की बात को और बढ़िया से ऑब्जर्व कर सकें। सो आई थिंक ये मैक्सिमम जूम आउट है यहाँ पे। तो वो प्रोक्योर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर इन एनी लीगल बिजनेस, मतलब जो कोई व्यक्ति किसी भी लीगल बिजनेस के अंदर, लीगल बिजनेस के अंदर किसी लीगल प्रैक्टिशनर के एम्प्लॉयमेंट को प्रोक्योर करता है, या फिर और वो प्रपोज, या फिर वो ऐसा जो प्रपोजल देता है, कैसा प्रपोजल, वो प्रपोज टू एनी लीगल प्रैक्टिशनर और टू एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन एनी लीगल बिजनेस टू प्रोक्योर, या तो क्या करता है जो लीगल प्रैक्टिशनर से कुछ कंसिडरेशन प्राप्त करके लीगल बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, और या फिर जो क्या कर रहा है प्रपोज करता है ऐसे लीगल प्रैक्टिशनर को या किसी अन्य व्यक्ति को जो इस लीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो प्रपोज टू प्रोक्योर इन कंसिडरेशन ऑफ एनी रेम्युनरेशन फ्रॉम आइदर ऑफ देम, या तो उस लीगल प्रैक्टिशनर से या उस व्यक्ति से जो लीगल बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर इन सच बिजनेस। अगर मैं आपको सामान्य भाषा में कहूं ना, तो यहां पे टॉर्ट का मतलब हो जाता है आपके दो चीजें, समझिएगा। तो यहां पे हम उस व्यक्ति को टॉर्ट कहेंगे जो कि नंबर 1 किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडवोकेट से, यहां पे लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब एडवोकेट, जो क्या कर रहा है एडवोकेट से रेम्युनरेशन प्राप्त करके उसी का लीगल प्रैक्टिशनर का काम कर रहा है ना। तो ऐसा कोई भी जो एडवोकेट से क्या कर रहा है, कोई रेम्युनरेशन ले रहा है या उसको दे रहा है, और उसके बदले में क्या कर रहा है, उसका लीगल प्रैक्टिशनर का काम है जो कर रहा है। एक्चुअली वो खुद तो क्या है, वकील है जो नहीं है ना, खुद वकील नहीं है। आप लोग कई बार किसी बड़े वकील साहब के ऑफिस में जाते हो तो वहां पर बाबूजी बैठे रहते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उन बाबूजी को भी दूसरे लोग वकील साहब बोलते हैं, और वो बाबूजी, वो जो क्लर्क होते हैं, वो भी खुद को ये नहीं कहते कि नहीं मैं वकील नहीं हूं, अब खुद क्लर्क है तो भी ये मना नहीं करेंगे कि वो वकील नहीं है ना। ये बात सोचने लायक है। तो क्या होता है कि भाई लीगल प्रैक्टिशनर से आप कुछ जो है पैसे वैसे प्राप्त कर रहे हो, उनको पैसे वैसे दे रहे हो, और उसके बदले में उनकी प्रैक्टिशनर का जो सीओपी वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो रहा है कि या तो लीगल प्रैक्टिशनर से या फिर किसी अन्य पर्सन से, अदर पर्सन को पैसों के बदले क्या कर रहे हो, आप इन्वॉल्व कर रहे हो किसी लीगल बिजनेस के अंदर, जबकि उसके लिए आप एंटाइटल है जो नहीं हो। अगर इसको सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक अनलाइसेंस पर्सन है, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई लाइसेंस है जो नहीं है प्रैक्टिस का, फिर भी वो प्रैक्टिस है जो कर रहा है। तो विदाउट सीओपी अगर आपको कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस करता हुआ दिखे लीगल प्रोफेशन के अंदर, इसका मतलब वो क्या है, वो टाउट है जो कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर लीगल प्रैक्टिशनर से या अदर पर्सन से इस तरीके का लीगल बिजनेस है जो करवाता है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। सामान्य भाषा में बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एक तरीके से टाउट है जो कहलाता है। तो यहाँ पे क्लॉज 1 भी दे रखा है, हालांकि क्लॉज 2 भी है, लेकिन क्लॉज 2 में ऐसी कोई खास बात नहीं है। वहां पे तो लिखा हुआ है कि भाई जो इस पर्पस के लिए बार बार क्या करता है, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह, रेलवे स्टेशन है, जहां जहां पर ऐसा कोई मौका मिल सकता है उसको, वहां पे वो क्या करता है, इस तरीके से इंस्पेक्शन वगैरह करता रहता है, मौका ढूंढता रहता है। तो खैर वो तो सारी बातें हैं। यहां पर आपके सामने टाउट का सिंपल सा मतलब आपको क्लॉज 1 में देखने को मिलेगा। अब यहां पर वापस आ जाते हैं अपन। अब देखो, तो ये जो सेक्शन 45A है, इसमें 60 टोटल सबसेक्शन है। अब देखो, जज, सबऑर्डिनेट कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिस, इनकी परिभाषा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक परिभाषा है, और इन्हीं बेसिक परिभाषाओं को एक तरीके से वापस इस्तेमाल भी है जो किया गया है। नाउ अब हमें शुरुआत के ये 6 सबसेक्शन समझना है। इनमें से जहां पे प्रोविजो है उसको मैं एक अलग ब्रैकेट में डाल रहा हूं कि उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। जहां पे आपको यहां पर हमारे पास में एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को भी हम एक बड़े ब्रैकेट में डालेंगे और इसको भी एंड में पढ़ेंगे। देखो ये ना, ये एक तरीका होता है,
कि हम बेरेट को थोड़ा इजी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं मेन पार्ट में। तो यहाँ पे मेन पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कि भाई कोई भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एवरी रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि 5 लोग, हाई कोर्ट, डीजे कोर्ट, सेशन कोर्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर, ये दोनों कोर्ट जनरली एक ही होते हैं जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहलाता है इसको, है ना। नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर, तो रेवेन्यू ऑफिसर कौन सी रैंक के बिलो का नहीं होना चाहिए, कलेक्टर की लेवल का नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मे फ्रेम एंड पब्लिश द लिस्ट ऑफ द पर्सन प्रूव टू देयर और सेटिस्फेक्शन ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, क्या कि भाई बाय एविडेंस ऑफ जनरल रेप्यूट, अदरवाइज वो क्या करते हैं, हैबिचुअली टाउट के रूप में करते हैं। तो यानी कि एक तरीके से इन लोगों के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है, उसको बोला जाता है लिस्ट ऑफ टाउट्स। लेकिन ये लिस्ट ऐसा नहीं कि मन मर्जी में आया और टाउट की लिस्ट जारी कर दे, क्यों, क्योंकि तो उनके द्वारा ये लिस्ट जारी करना एक इंडिविजुअल व्यक्ति की रेपुटेशन की बैंड भी तो बजाएगा। अब अभिषेक नाम का कोई व्यक्ति है, वो कोर्ट में इस तरीके से क्या चीजों को डील करता है, अब आपने पूरी जांच पड़ताल किए बिना टाउट डिक्लेयर कर दिया उसको, तो उसकी तो इज्जत की बैंड बज गई ना। इसीलिए डायरेक्टली नहीं करेंगे, यहां पर एक प्रक्रिया दे रखी है। अब वो प्रक्रिया क्या होगी उसको अपन समझेंगे। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 1 कह रहा है कि भैया ऐसी लिस्ट जो है वो पब्लिश की जा सकती है। चलो ठीक है, एक्सप्लेनेशन को थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पे आओ, नो पर्सन्स नेम शैल बी इंक्लूडेड इन सच लिस्ट अंटिल ही शैल बी अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको जो है एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा। खैर ये तो हमारा देखो ऐसा है कि फेयर ट्रायल का सिद्धांत भी, बिना सुने तो किसी को अपन कैसे अलाउ करेंगे, तो उसको सुनवाई का मौका भी दिया जाएगा। तीसरा पर्सपेक्टिव क्या है, ऐसी कोई भी अथॉरिटी एम्पावर्ड अंडर सब सेक्शन 1, जो कि लिस्ट बनाने के लिए एम्पावर्ड है, हाई कोर्ट, डीएम, सेशन, आपके जो मजिस्ट्रेट साहब हो गए या फिर जो आपके जो है कलेक्टर साहब हो गए, टू फ्रेम एंड पब्लिश अ लिस्ट ऑफ टाउट मे सेंड to any court subordinate to such authority the name of any person alleged or suspected to be tout। तो वो पहले क्या करेंगे, पहले जो है ना वो जो सस्पिशियस लिस्ट है, जिन व्यक्तियों पर उनको डाउट है, उसकी एक लिस्ट बना के अपने से नीचे वाले कोर्ट को वो लिस्ट भेजेंगे, ठीक है। और नीचे वाले कोर्ट को क्या कहेंगे कि भाई तुम एक काम करो, तुम एक इंक्वायरी करो, क्या करो, एक इंक्वायरी करो इन रिगार्ड टू सच पर्सन। और उसके बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेंगे, एक इंक्वायरी है जो कंडक्ट करेंगे इनटू द कंडक्ट ऑफ सच पर्सन एंड आफ्टर गिविंग ईच पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो कि जैसा कि सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है, फिर वो वापस क्या करेंगे, अथॉरिटी को रिपोर्ट भेजेंगे, रिपोर्ट टू द अथॉरिटी व्हिच ही हैज बीन ऑर्डर द इंक्वायरी, और वहां पे वो बताएंगे भाई उनकी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग जो है क्या रिजल्ट है जो आ रहा है, ठीक है। प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू बी अ टाउट एंड द अथॉरिटी मे इंक्लूड द नेम ऑफ एनी सच पर्सन इन द लिस्ट ऑफ टाउट फ्रेम एंड पब्लिश्ड बाय दैट अथॉरिटी। तो इस तरीके से पहले लिस्ट बनेगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट जाएगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट एक इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी की वापस रिपोर्ट उस कोर्ट के पास वापस आएगी, और उसके बाद में एक तरीके से लिस्ट है जो पब्लिश होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने शिकायत की साहब वो फर्जी वकील है और आपने लिस्ट पब्लिश कर दी, क्योंकि ये लिस्ट कोई आपके गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट में नाम आने का मतलब क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जेल जाना पड़ेगा। वो कहावत सुनी आपने, काली चिड़ी भाई काली चिड़ी, काला घर में रहती थी गुलाबी पानी पीने, तो उसके लास्ट लाइन क्या आती है कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसा कैसा सीन यहां पर क्रिएट होगा, कैसे होता है जरा देखिए। तो इस तरीके से यहां पर रिपोर्ट आ जाएगी इनकी, उसके बाद में इस प्रोविजन को बाद में पढ़ेंगे अपन। अ कॉपी ऑफ एवरी सच लिस्ट शैल बी केप्ट हंग इन एवरी कोर्ट, मतलब इस तरह की जो भी लिस्ट पब्लिश की जाएगी ना, उसको कोर्ट में इज्जत के साथ लटकाया जाएगा। अब आप समझ गए, इज्जत के साथ लटकाया जाएगा मतलब जिनका नाम है उनकी इज्जत के साथ बेइज्जती होगी, है ना। अच्छा, फिर द कोर्ट और जज में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द कोर्ट एनी पर्सन, मतलब जो कोर्ट का दायरा है ना, तो कोर्ट वो आदेश दे सकता है कि ये व्यक्ति आज के बाद इस कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर नहीं दिखना चाहिए। ऐसा आदेश है जो किया जा सकता है, यानी कि गेट आउट वाला आदेश, एक तरीके से पूरे के पूरे जुरिस्डिक्शन से ही, मतलब एक तरीके से एरिया से ही उनको बाहर कर दिया जाए। एनी पर्सन वो एक्ट एज अ टाउट व्हाइल द नेम इज इंक्लूडेड इन एनी सच लिस्ट, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की प्रैक्टिस करता है जबकि उसका नाम पब्लिश हो चुका है, तो उसको पनिश किया जाएगा 3 महीने के लिए, 3 महीने और विद फाइन और मे एक्सटेंड टू 500 रुपीज। तो 3 महीने की जेल होगी, 500 रुपए का फाइन लगेगा, और उससे भी ज्यादा उसकी गजब की बेइज्जती होगी, ऐसी बेइज्जती होगी कि वापस कोर्ट के अंदर आएगा ही नहीं। इन शॉर्ट, फर्जी वकीलों पर लगाम लगाने का एक अनूठा तरीका जो है इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है, और
अगर देखा जाए तो वाकई में ये जरूरत भी थी, ये आवश्यकता भी थी। अब इससे कितना कंट्रोल होगा कितना नहीं होगा इसके बारे में तो अब नहीं कह सकते, क्योंकि सारा खेल एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन यस, समवेयर कहीं ना कहीं जो है ये था, जरूरी था, इसका आना अपने आप जरूरी था। आपको क्या लगता है ये जो कानून आया है ये फर्जी वकीलों के संबंध में, आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या ये वास्तविकता के लिए बनाया हुआ कानून है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है? सारे जितने वकील है सारे के सारे ओरिजिनल है, 24 कैरेट वाले हैं, 24 कैरेट? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका अनुभव क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये जो कानून है, ये जो संशोधन है, ये कितना यूजफुल है। तो ये सारी बात थी। अब देखो आप इसको क्या करें, जैसे यहाँ पे गेट आउट का आ गया, यहाँ पे आपके सामने पनिशमेंट है जो एक तरीके से दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम है, जैसे यहाँ पर हैंगिंग हो गया कि भाई इसको क्या करोगे, अब इस तरीके से हैंग है जो करोगे। तो अगर मैं इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करूं तो सेक्शन 45A का आइए पोस्टमार्टम करते हैं। सेक्शन 45A का अब हम करेंगे क्या, पोस्टमार्टम। तैयार हो जी, वेरी गुड। देखो यहां पे आपके ये आ गया सेक्शन 45A। 45A में सबसे पहले अपन आते हैं यहां पे सब सेक्शन 1 पे। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है जरा समझिए। तो 45A सब सेक्शन 1 ये कह रहा है कि ये जो अथॉरिटी के नाम आपको यहां पे लिखे जा रहे हैं, किन किन अथॉरिटी के नाम आपको लिखे जा रहे हैं, जो आपको यहां पे क्या कर रखी है, मेंशन है जो कर रखी है, यानी कि आपके हाई कोर्ट हो गया, यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू कलेक्टर वगैरह, है ना। तो इन सभी के पास में एक अधिकार है। मैं यहां पे नाम लिख लेता हूं, क्या हो जाएंगे आपके, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट जज कह दो, सेशन जज कह दो, एक ही बात है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह दो, रेवेन्यू कलेक्टर कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 अधिकारी हैं। तो ये क्या करेंगे, ये लिस्ट पब्लिश करेंगे। ये क्या करेंगे, ये लिस्ट है जो पब्लिश करेंगे, किसकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी, टाउट की, TOUT, ठीक है। ये टाउट क्या होता है, इसको डिफाइन करने का काम कहां पे किया गया है, इसको डिफाइन करने का काम किया गया है इसी के 45A के सब सेक्शन 7 के क्लॉज D में, ठीक है जी। तो वहां पे जो क्या करते हैं, जो लीगल प्रैक्टिशनर, फर्जी लीगल प्रैक्टिशनर या फिर फर्जी रूप से लीगल बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, लीगल प्रैक्टिशनर या लीगल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको कहा जाएगा टाउट्स, ठीक है। जबकि वो लाइसेंस नहीं रखते, तो टाउट्स का मतलब सामान्य भाषा में क्या हो जाएगा, यानी कि अनलाइसेंस्ड पर्सन, अनलाइसेंस्ड पर्सन, जिनको अधिकार है जो नहीं है, जिनको कोई भी लीगल राइट है जो नहीं है, बराबर। अच्छा, अब कोर्ट जो है इस तरह की लिस्ट पब्लिश करने से पहले इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि 2 कंडीशन यहां पे आ जाएगी। पहली कंडीशन 45A सब सेक्शन 2, पहली कंडीशन ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है इंक्वायरी। दूसरी कंडीशन क्या है, यहां पे मैं लिख लेता हूं 45A सब सेक्शन 3, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, एक इंक्वायरी है जो कंडक्ट की जाएगी। इंक्वायरी बाय वूम, तो इंक्वायरी बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो उससे नीचे वाला कोर्ट है वो क्या करेगा, इंक्वायरी है जो कंडक्ट करेगा, और इस इंक्वायरी के तहत जो है सामने वाले को बकायदा मौका भी दिया जाएगा, यानी कि ये जो मौका दिया जाता है वो इसके तहत। हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, ये लो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं, यानी कि ये जो टाउट्स हैं इनको पब्लिश करने के लिए, पब्लिश करने से पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट की एक इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि एक इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट, और ये कहां पे लिखा हुआ है, ये आपके मेंशन किया गया है सेक्शन 45A के सब सेक्शन 3 के तहत। और इसी इंक्वायरी के तहत सामने वाले व्यक्ति को जिसका नाम आया है उसको मौका दिया जाएगा OBH का, ठीक है। और ये बात आपके कहां से कनेक्ट हो जाएगी, ये बात आपके लिंक हो जाएगी 45A के सब सेक्शन 2 से, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये हमने 45A का सेगमेंट, 45A सब सेक्शन 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं सब सेक्शन 4 पे। अब सब सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है कि ये जो लिस्ट होगी वो क्या की जाएगी, हैंग आउट की जाएगी कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर, है ना। यहां का कीवर्ड क्या है, हैंग करना, ठीक। तो यहां पे क्या किया जाएगा, उसको एक तरीके से हैंग है जो किया जाएगा कोर्ट के अंदर। तो अब ये जो लिस्ट पब्लिश हो गई है,
इसी के संबंध में क्या किया जाएगा, देखो इसका मैं इफेक्ट लिख लेता हूं। जब इस तरीके से लिस्ट आ गई तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जरा इसको समझते हैं। इफेक्ट नंबर 1, तो पहला इफेक्ट क्या किया जाएगा, तो 45A सब सेक्शन 4, इसके तहत जो है हैंगिंग की जाएगी। हैंगिंग कहां पे, वॉल ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट की दीवार है उस पे क्या किया जाएगा, इस तरह की लिस्ट को हैंग कर दिया जाएगा। हैंग करने का मतलब लटका दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, सेकंड पॉइंट एक्सक्लूड करना। फिफ्थ पॉइंट में क्या किया था कि उनको जो है कोर्ट के पर्टिकुलर प्रीमाइसेस से क्या किया जा सकता है, एक्सक्लूड है जो किया जा सकता है। सेकंड पर्सपेक्टिव 45A सब सेक्शन 4, ठीक है। तो यहां पे उनको क्या करेंगे, एक्सक्लूजन, उनका जो है एक तरीके से एक्सक्लूजन किया जा सकता है कोर्ट की जो प्रीमाइसेस वगैरह है वहां से, ठीक है, उनको बाहर निकाल देंगे। और तीसरा इफेक्ट क्या होगा कि नाम आने के बावजूद भी अगर वो वहां पे पाए जाते हैं या इस तरह कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनको फिर दी जाएगी पनिशमेंट। तो आपका सब सेक्शन 6 जो है वो बात करता है पनिशमेंट। पनिशमेंट कितनी होगी, या तो 3 महीने और या फिर ₹500 का फाइन या फिर दोनों, ठीक है। तो ये सारा का सारा सीन है सेक्शन 45A का। किसके संबंध में, ये आपके एडवोकेट का जो अमेंडमेंट एक्ट है 2023 के संबंध में। तो ये शॉर्टकट के अंदर इसका पूरा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने रखा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, ऑब्जर्व है जो कर सकेंगे, ठीक है जी। 45A सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7, जहां पे आपको अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। दिस इज ऑल अबाउट द एडवोकेट एक्ट 2023। इसका अमेंडमेंट का आप स्क्रीनशॉट है जो ले लीजिए। ये होता है लिंकिंग पोस्टमार्टम। ये क्या होता है, ये होता है किसी सेक्शन का लिंकिंग पोस्टमार्टम। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जब प्लस क्लास में डिस्कशन करते हैं ना, प्लस क्लास में जब डिस्कशन करते हैं तो इसी तरीके से बड़े सेक्शन को इजी गोइंग वे के अंदर हम कन्वर्ट है जो कर सकते हैं और फिर हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नया वाला कानून जो है वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो लिस्ट पब्लिश करना, पब्लिश करने से पहले इंक्वायरी कंडक्ट करना, फिर पनिशमेंट वाला एंगल क्या रहेगा, एक्सक्लूड बाहर निकालने वाला एंगल, हैंगिंग ऑन द वॉल, वॉल पे लिस्ट हैंग करना वगैरह वगैरह। This is all about the linking postmortem of section 45A which is inserted by the Advocate Amendment Act 2023। बस इतनी सी बात इन्होंने इस 2 पेज के अमेंडमेंट है जो लिखी है और साथ ही साथ में इन्होंने सेक्शन 50 के बाद में सबसेक्शन 5 के बाद एक सबसेक्शन और इंसर्ट किया है और वहां पे क्या लिखा, ऑन द डेट ऑन विच सेक्शन 45A of Advocate Act come into force, section 1336 of Legal Practitioner Act 1879 shall stand repealed। 1336। तो आपके इसी के साथ में जो आपके लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के सेक्शन आपके 1 हो गया, 3 हो गया और साथ साथ में 36 जो है ये तीनों हट जाएंगे। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट जो हमारा बना हुआ है कब का है, आजादी से पहले का 1879 का। तो वहां से क्या हो जाएगा, सेक्शन 1 हट गया, 3 हट गया और 36 जो है ये डिलीट हो जाएंगे। दैट्स ऑल। तो ये बात थी। अब इसी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि मेरे बैकग्राउंड के अंदर आप जो सेक्शन का पोस्टमार्टम देख पा रहे हो ये एक्चुअल में डायग्रामेटिक नोट्स मेकिंग होती है। जब हम लोग प्लस क्लास में डील करते हैं ना, जैसे अभी आपके 20 दिसंबर से आपके बीच में आने वाला है एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बैच, रेगुलर बैच जिसमें 12 महीने के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट जुडिशरी के अलग अलग सिलेबस को डील है जो करेंगे। और वहां पे भी यही टेक्निक, लिंकिंग टेक्निक होगी, लिंकिंग चार्ट्स का मेडिटेशन होगा, लिंकिंग पेपराथन बुकलेट से पुराने पेपर एनालिसिस के साथ हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिक नोट्स बनाएंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए और सारी लैंग्वेज को क्या किया जाएगा, कवर है जो किया जाएगा। सिर्फ एक बात यहां पर मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो ये है 8 साल, यस अनअकैडमी ने 8 साल का सफर है जो तय कर दिया। 8 साल जो है, कई बार 2 साल जो पिछले वो थोड़े टफ भी रहे थे, बट नाउ इट्स टाइम टू ग्रो अप अलॉन्ग विथ यू ऑल। और कहीं कहीं एक प्राउड का मोमेंट ये भी होता है कि समवेयर वी आर द पार्ट ऑफ इट। एंड यस डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत कमियां हर सिस्टम के अंदर होती है। दिल्ली 17 दिसंबर को आपका दिल्ली के अंदर डीजीएस का एग्जाम भी है और 17 दिसंबर को ही एक शानदार इवेंट होगा आपके करोल बाग के अनअकैडमी सेंटर पे। एंड बी रेडी फॉर दैट।
और मैं उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है अपना एडवोकेसी को लेकर, एडवोकेसी एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यस तो कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आपके ओपिनियन, आपके कमेंट्स मोटिवेट मी कि इस तरह के सेशन में और लेता रहूं। और लिंकिंग पोस्टमार्टम की ये जो टेक्निक है, ये आपको पढ़ाई के एंगल से कैसे लगती है, इसके बारे में आपका फीडबैक मैं जरूर चाहूंगा। थैंक यू सो मच।